हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाला हूँ यार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हमारा ऑप्शनल एक्सरसाइज। ठीक है, ऑलरेडी हम क्या क्या कर चुके हैं यार, तुम्हें पांचों लेक्चर मिल चुके होंगे। ठीक है, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बहुत बड़ी वीडियो भी मिल चुकी होगी तुम्हें। अब हम करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज। ठीक है, तो यार ये जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, तुम्हारा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ये नहीं है, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ इसे सॉल्व करो। ये यार तुम्हें होता क्या है, 11th में 12th में बहुत हेल्प करता है। अगर तुम्हें 11th में मैथ्स नहीं लेनी है तो मत करो, बट अगर लेनी है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। स्पेशली 12th की मैट्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जेई मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा अगर तुम इसकी ऑप्शनल या हर चैप्टर के ऑप्शनल को निपटाते हो। और यार बाय द वे ऑल्सो, वैसे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, बट कुछ कुछ स्कूल अपने मिड टर्म एग्जाम या किसी भी एग्जाम में बिल्कुल भाई दे देते हैं। वो तो बोर्ड में नहीं आता, अलग बात है, बट जैसे कि तुम देख रहे हो आजकल की इवैल्यूएशन कैसे हो रही है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ऑप्शनल एक्सरसाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, काफ़ी नीट और मिनिमल तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस को लिखा है, तो सॉल्व भी वैसे ही करते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्या है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू। ठीक है, अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as her sister Kathy. ठीक है, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years. फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। तुम बोलोगे भाई इसमें तो आराम से, एक तो ये इसमें है क्या यार, पहली बात तो यार मुझे कितनी सारी चीज़ें दे रखी है, अनी है, फिर मेरे पास बीजू है, फिर इसका पापा है धर्म, ठीक है, और फिर ये एक कैथी सिस्टर भी दे रखी है। तो इनके बारे में मुझे क्या क्या दे रखा है एक बारी के लिए अपने आंसर में चेक करते हैं, देखते हैं यार इस चीज़ को अपने आंसर में। राइट, पहली बात मान लो कि क्योंकि दो हमें निकालना है एट द एंड, किसका यार, हमें चाहिए यार, हमें अनी और बीजू के बारे में ही जानना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट द एजेस ऑफ अनी एंड अनी बी एक्स दे देखो, एंड यहाँ पे लिख दो तुम बीजू बी वाई। ठीक है, दोनों की एज हो गई डेफिनेटली। पहला रिलेशन क्या दे रखा है मुझे वो देखते हैं, दे डिफर बाय 3 years. दे डिफर बाय 3 years. अब यार ये तो पता ही नहीं है कि अनी ज़्यादा बड़ा है या बीजू ज़्यादा बड़ा है या फिर जो भी जेंडर है। ठीक है, ये चीज़ तो पता नहीं है, तो मैं एक अजम्पशन ले लेता हूँ अभी के लिए कि x जो है मेरा वो y से बड़ा है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अनी की एज बीजू से ज़्यादा है, बस मान के चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस वाई मेरा 3 के बराबर है। यार ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो तो 3 years है डेफिनेटली। या फिर तुम इसको ये लिख सकते हो कि x की वैल्यू है y प्लस 3, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसा करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं अपने एक बॉक्स में। ठीक है, ये चीज़ आने वाली है हमारे काम में। ठीक है, अब देखते हैं यार दूसरा रिलेशन। अब यार दो और वेरिएबल्स आ चुके हैं, धर्म और कैथी। इनके बारे में क्या दे रखा है, अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो ठीक है यार, एज ऑफ, इसको वाइट से लिखते हैं। ठीक है, एज ऑफ धर्म इज इक्वल टू 2x। तुम बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि अनी की एज मेरी कितनी है यार, x है, तो उससे डबल हो जाएगा मेरा 2x। राइट, अब क्या दे रखा है यार, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर कैथी। ठीक है, तो अगर कैथी की एज मैं बताऊं तो कितनी हो जाएगी, कैथीज एज, कैथी मतलब 2 गुना छोटी है, 2 गुना मतलब कि अगर बीजू की एज y है तो कैथी की एज y/2 है, जो इसकी छोटी बहन है उससे 2 साल मतलब 2 गुना छोटी उम्र है, मतलब अगर ये y/2 है तो 2 गुना y हो जाएगा मेरा। समझ आ रहा है यार तुम्हें। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है ये देखो, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। क्या मतलब, इन दोनों का डिफरेंस मुझे 30 दे रखा है, यानी कि 2x माइनस y/2। ऑफकोर्स पापा बड़े हो गए तो 2x ज़्यादा बड़ी चीज़ है, तो ये है मेरा 30 साल। इसको फर्दर मैं 2x में लिख सकता हूँ, या फिर पूरी इक्वेशन को ऐसा करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ताकि एक अच्छी इक्वेशन निकल के आ जाए मेरी। तो वो कितनी आ जाएगी यार, तुम देख सकते हो 4x प्लस कितना, यहाँ पे सिर्फ माइनस वाई इज इक्वल टू 60। और तुम लिख सकते हो यहाँ से कि तुम्हारे y की वैल्यू कितनी है यार, वो है 4x माइनस 60। अब इसको भी कर लो यार मार्क तुम अपने एक बॉक्स में। ठीक है, अब हमारे पास 2 बॉक्स वाली इक्वेशन आ चुकी है, बस इनको ही तो सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, काफ़ी आराम से कराऊंगा मैं ये वाली एक्सरसाइज, ताकि गलती से भी तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये इसको 1 मान लो यार, और इसको तुम 2 मान लो, या तो x की वैल्यू को यहाँ पे पटक दो या y की वैल्यू को वहाँ पे डाल दो, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो मैं क्या करूँगा, इस y की वैल्यू को उठा के इसमें डालूंगा,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 2 in 1, ये चीज़ डेफिनेटली यार लिख भी दिया करो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुटिंग 2 in 1, सिंपली ये लिख दोगे तो भी समझ आ जाएगा एग्जामिनर को, राइट। तो कितना यार, x इज इक्वल टू वाई की जगह 4x माइनस 60 प्लस 3, राइट, ठीक है। अब क्या करो, x उस साइड आ जाएगा, 3x बचा और 60 माइनस 3 आ गया मेरा 57। तो क्लियरली x की बड़ी आराम से वैल्यू आ चुकी है जो कि है 19। तो 19 का क्या मतलब है यार मेरा, कि जो ये अनी है, जो यहाँ पे ये अनी है, इसकी उम्र है 19 साल। इसकी तो निकल गई, यहाँ लिख दो यार 19, लिखना भी है तुम्हें, एज ऑफ अनी एनी जो भी है इज 19। एंड बीजू की उम्र क्या है यार, बीजू है देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो सीधा 16 साल हो गया यार, 16 ईयर्स, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। फालतू में बस ये दो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है डराने के लिए थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वन सेज, एक बंदा कह रहा है गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 times एज मच रिच एज यू, ठीक है। टेल मी व्हाट द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, ठीक है। यार ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, मैथ्स का तो है नहीं, बहुत सिंपल है क्योंकि इसकी जो मैथ्स है ये कुछ दे रखा है फ्रॉम द बीजा गांता ऑफ भास्करा टू, इसका ध्यान मत दो, ये कोई होगी स्टोरी या कुछ भी होगा, फर्क नहीं पड़ता। अब देखो हिंट भी दे रखे यार, बताओ यार, क्वेश्चन ही दे दिया तुम्हें लीनियर इक्वेशन बना के दे दिया यार, हद है यार, ये तो गलत बात है। x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 100 y प्लस 10 इज इक्वल टू ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे दिया, सीधा सीधा सॉल्व कर दो। बट मैं तुम्हें एक बार स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूँ। मान लो यार ये जो वन और अदर लिखा है ना, तो मेरे पास 2 पर्सन है, तो तुम ऐसे लिख देना द 2 persons बी, लेट द 2 persons बी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो पर्सन ए, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पर्सन बी, ठीक है। मान लेते हैं पर्सन ए के पास ₹X है और पर्सन बी के पास अभी के लिए ₹Y है। तो जो पर्सन ए है, ये जो 1 है, मैं सबसे पहले वाले 1 को, इसको मैं पर्सन ए मान रहा हूँ, ठीक है। और जो ये अदर था मेरा यहाँ पे, द अदर को मैं मान रहा हूँ यार पर्सन अपना बी, समझ रहे हो। उसी हिसाब से ही मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो पहला कहता है कि मुझे 100 दो, ठीक है, मुझे 100 दो, तो मैं तुमसे ट्वाइस एज रिच बन जाऊँगा। तो एक बार देखते हैं कि अगर 100 मैं इसमें से ऐसे ट्रांसफ़र करता हूँ, माइनस 100 होगा ना इसके साइड से, तो y के साइड से, तो है ना, और x में 100 ऐड हो जाएगा। तो अगर x में 100 ऐड हो गया, तो इसने बोला है उसके बाद वो उससे 2 गुना रिच बन जाएगा। तो 2 गुना रिच मतलब जितने उसके पास करंट पैसे वो कितने हैं, y माइनस 100, इससे 2 times रिच बन जाएगा। और जैसे कि तुम देख सकते हो यही तो इक्वेशन यहाँ लिख रखी है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। तो यार ये जो है ये मेरी आ चुकी है, इसको भी बॉक्स में रखते हैं यार हम। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं यार अपनी, वो कैसे बनेगी, वो भी बड़ी सिंपल है। तो यार अपनी सेकंड इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी यार मेरी, मुझे कोई और रिजल्ट दे रखा होगा। इफ़ यू गिव मी 10, अब ये दूसरी सिचुएशन हो रही है, अभी के लिए 100 गए नहीं है। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ x और y पर्सन a और b के रिस्पेक्टिवली, अगर ये अदर कहता है, याद रखना ये b इसको कह रहा है कि अगर तू मुझे 10 रुपये दे देगा, तो अगर यहाँ से मेरा 10 रुपीज़ जा रहे हैं, 10 रुपीज़ इस साइड से जा रहे हैं, तो क्या सिचुएशन दे रखी है, आई शैल बी 6 times एज रिच एज यू, मतलब ये इससे 6 गुना रिच हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं अमाउंट्स कितने बचते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही 10 रुपये जाते हैं तो a के पास x माइनस 10 होते हैं और b के पास y प्लस 10 होते हैं। तो लिख रखा है ये जो y प्लस 10 जो ये अमाउंट आएगी मेरी, ये इससे 6 गुना है। तो चलो कर देते हैं यार, इंटू 6 इज इक्वल टू दिस, यही तो रिलेशन आएगा यार मेरा। इसको भी क्या करते हैं, एक बार अपने बॉक्स में रख लेते हैं। तो अगेन जो मेरी ये बॉक्स की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, जो कि यार तुम्हें ये ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है। कहाँ पे, ये वाली हिंट ही दे दिया, ठीक है। हिंट पे ध्यान मत देना, तुम बस ये देखा ना तुमने, बस। तो अब इन दोनों को क्या करो, सॉल्व कर लो, राइट। तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है, या तो तुम यहाँ से y की वैल्यू उठा लो और यहाँ पे पटक दो, या x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, एक ही बात है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y को लिख सकता हूँ मैं 6x माइनस 60 माइनस 10, ये देखो इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया मैंने यहाँ पे, और 10 को भी उधर ले गया। या फिर मैं y को लिख सकता हूँ 6x माइनस 70, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y हेयर, यहाँ पे मैं इस वैल्यू ऑफ y को पुट कर रहा हूँ। तो मेरे को आंसर कितना मिलेगा, देखते हैं ज़रा, x प्लस 100, x में सब कुछ रह जाएगा, x की आंसर निकल जाएगा, फिर y भी निकल जाएगा मेरा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, पहले तो यहाँ लिख देते हैं 2y माइनस 200 है वो,
तो 2 टाइम्स वाई की जगह लिख दो 6x माइनस 70 माइनस 200, समझ रहे हो यार, बिल्कुल समझ रहे होगे। x प्लस 100 इज इक्वल टू कितना यार, यहाँ आ जाएगा 12x माइनस 140 माइनस 200। तो ऐसा करो, ये जो 340 आ रहा है इसको उस साइड ले जाओ, तो 440 बन जाएगा 11x, ठीक है। तो 440 यहाँ आ गया, 440 इज इक्वल टू 11x, 11 से काटो, मेरा आंसर 40 आ जाएगा। तो x के पास इनिशियली 40 रुपए थे और y के पास कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 40 माइनस 70, 240 माइनस 70 कितना आ गया यार मेरा, बताओ यार, ये आ गया 170। तो y के पास आ गए, y हैज़ 170 रुपीज़, x हैज़ 40 रुपीज़। यार जब भी ऐसे आंसर आते हैं ना तो एक बार कंफर्मेशन लिया करो। कंफर्मेशन का क्या मतलब, ये क्या कहता है, गिव मी 100, अगर ये 100 रुपीज़ निकाल देगा तो 140 बच जाएगा, ये 70, तो ट्वाइस एज रिच एज यू। अगर ये कहता है मुझे 10 रुपये दो, ये 10 दे देगा तो ये 30 बन जाएगा, ये 180, तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा। येस, इट इज़ ट्रू। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फट्टू सा था। तो अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर हमारा 3, ठीक है। 3 में क्या क्या दे रखा है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यार ये जो स्पीड वाले क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी तुम्हें लेक्चर नंबर 4 में करा चुका हूँ, या 5 में, हाँ 5 में तो नहीं, 3 में करा चुका हूँ, वेरी सॉरी। तो जो थर्ड लेक्चर था जिसमें मैंने अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो उसके साथ ही फिजिक्स के ये वाले क्वेश्चन भी कराए थे तुम्हें, 4 क्वेश्चन थे टोटल। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, अगर तुमने वो देख रखा है तो यार सबसे पहला काम तो हमेशा जब भी तुम मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो इसको एज अ होमवर्क नहीं, अभी की अभी क्लास वर्क पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता तो सॉल्यूशन देख लो बिल्कुल। तो बिना टाइम वेस्ट किए, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मान लो कोई स्पीड थी उसकी। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर आवर फास्टर, मतलब स्पीड अपनी मान लो कि उसकी 60 स्पीड थी, अगर वो 70 मान लो ले लेता है तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस दैन द शेड्यूल्ड टाइम। अच्छा, अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती तो 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता जहां भी पहुंचना था ट्रेन को, ठीक है। एंड इफ द ट्रेन वो स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर मान लो उसकी स्पीड 50 होती, मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ, पता नहीं है अभी कितनी है, तो वो 3 आवर ज़्यादा लेता उस शेड्यूल टाइम में। तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस ही नहीं पता। तो यार मान लेते हैं कि यार ये है मेरी रेलगाड़ी यहाँ पे है, राइट। फिर यार ये है मेरा पाथ, और यार ये है मेरा डेस्टिनेशन जहाँ वापस से ये रेलगाड़ी आ जाती है, ठीक है। ये पूरा मेरा डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस है। सबसे पहले तो यार क्योंकि मेरे को ट्रेन की स्पीड भी नहीं पता, तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, ठीक है। कुछ ना पता हो तो क्या ले लो, उस चीज़ को x ले लो। तो ट्रेन बी क्या ले लिया मैंने, x। ऑफ कोर्स कितना होगा, x किलोमीटर पर आवर, अगर ढंग से लिखूँ तो स्पीड की यूनिट मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब मुझे ये भी पता है यार कि x मेरा कितना होगा यार, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। क्या मुझे टाइम पता है, टाइम भी नहीं दे रखा यार, ये तो गड़बड़ है। डिस्टेंस भी नहीं दे रखा, स्पीड भी नहीं दे रखी, टाइम भी नहीं दे रखा, अरे बाप रे, कुछ भी नहीं दे रखा। देखो यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है ना, ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है, मुझे ये भी नहीं दे रखा, ठीक है। मुझे डिस्टेंस का वर्ड भी नहीं दे रखा, ठीक है। और मुझे टोटल टाइम भी नहीं दे रखा। मुझे बस ये दे रखा है अगर स्पीड ज़्यादा होती तो 2 घंटे ज़्यादा लगते, स्पीड कम होती तो 2 घंटे कम लगते। तो ठीक है यार, देखते हैं अपनी इक्वेशन हमारी ऐसी ही तो फॉर्म होने वाली है, ठीक है। तो मेरा x क्या है यार, हमारा x है x इंटू टी डी है बेसिकली, या तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, या फिर अब देखते हैं यार, ये तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला, ये वेलोसिटी है बेसिकली, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें नहीं पता है कितनी है, बट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें वेरिएबल्स अलग अलग होने वाले, ध्यान देना। डी कांस्टेंट है, इतना पता है मुझे, डी के बारे में सब कुछ पता है मेरे को, ठीक है। मुझे ये दे रखा है अगर मेरी स्पीड x की जगह x प्लस 10 होती, ये देखो, अगर मैं यहाँ लिखा है 10 किलोमीटर फास्टर होता, मतलब ज़्यादा प्लस करेगी ना, तो हमें 2 घंटे कम लगते, ठीक है। तो अगेन यार डिस्टेंस तो उतना ही है, तो स्पीड मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हमेशा ही वैलिड रहेगा, ये तो हमेशा ही वैलिड रहेगा ना। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट ये वाला टाइम क्या होगा, ओरिजिनल टाइम तो होगा नहीं, जो कि मुझे देखो नहीं पता था, ओरिजिनल स्पीड भी नहीं पता, डिस्टेंस भी नहीं पता। ये हो जाएगा टाइम, देखो इसमें लिखा है इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 घंटे कम कर दो। तो ये कितना हो जाएगा यार हमारा t माइनस 2, कितना t माइनस 2, क्योंकि 2 घंटे मुझे कम लगेंगे। अब यार ये इक्वेशन देखो, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। अब यार दूसरी इक्वेशन देखते हैं, इसको सबसे पहले तो इसको बॉक्स में डाल लेते हैं, ये भी काम आने वाली है मेरी, ठीक है। मेरी दूसरी इक्वेशन क्या दे रखा है, अगर द ट्रेन वॉज स्लोअर
वॉज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर। तो स्लो का मतलब यार कि अगर जो मेरी स्पीड है वो 10 से कम होती मेरी थोड़ी, ठीक है, तो मेरा टाइम कितना लगता है यार, तो टाइम मेरे को 3 घंटे ज़्यादा लगते, तो टाइम +3। तो तुम बोलोगे यार ये मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल सही बात लिखी है। अगर समझ नहीं आ रहा तो फिजिक्स जाके पढ़ो 9th क्लास की मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगेन सेइंग, सिर्फ एक फॉर्मूला लग रहा है यार, कोई फिजिक्स नहीं है, बहुत सिंपल फिजिक्स है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे ही मेरा टाइम ज़्यादा होता है, डिस्टेंस तो उतना ही है ना, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ रहा है मेरा, ट्रेन तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या जहाँ भी जाना है उसे वहीं जा रही है ना मेरी, ठीक है। यहाँ से यार मेरे को क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्या मैं कुछ कंपेयर कर सकता हूँ या मैं कुछ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ? डेफिनेटली यार, या तो मैं x को d/t की फॉर्म में रख दूँ, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, उससे क्या होगा, मेरे पास 2 वेरिएबल आ जाएंगे, डिस्टेंस और टाइम। समझ रहे हो यार? तो यही काम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है, x = d/t है मेरी, ठीक है। इसको थोड़ा सुंदर बनाते हैं, x = d/t है। तो क्या करो यार, इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मानो अपनी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो और इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो। अब मैं करूँगा क्या, पुटिंग 1 in 2 and 3। तो मुझे ना कुछ कुछ यहाँ से मिलेगा, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, कुछ कुछ मिलने वाला है यहाँ पे से। तो देखते हैं यार क्या चीज़ मुझे एक्चुअली में मिलेगी। वैसे एक और काम कर सकते हो तुम, क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस xt होता है, ऐसा करते हैं, वही चीज़ करते हैं हम, ठीक है, वही चीज़ करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस की वैल्यू x × t है मेरी, ठीक है, बिल्कुल है, स्पीड × टाइम। ऐसा करो, इस वैल्यू को जो ये निकली है, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ एक तो, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पेल देता हूँ और यहाँ पे पेल देता हूँ, फिर काम जो है वो आसान हो जाएगा। चेक करो कैसे। सबसे पहली बात तो यार, ये जो मेरी सेकंड इक्वेशन है ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, इसको देखते हैं, ठीक है। तो x + 10, मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये जो t - 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गया t - 2 = डिस्टेंस, डिस्टेंस है x × t। एंड जो ये थर्ड इक्वेशन है इसमें क्या बिहेवियर आएगा मेरा, x - 10 × t + 3, ये कितना आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी है यार मेरी, xt। वापस से अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए यार मेरे को एक और पेज लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इट इज़ अ गुड क्वेश्चन यार, ठीक है, अच्छी बात है, मैं ऑप्शनल वाला है तो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में यार भले ही इन्होंने दे रखा हो नहीं आएगा, तो स्कूल वाले तो दे सकते हैं, और आजकल तुम्हें पता है बोर्ड्स की हालत क्या है, तुम्हारा पता नहीं कौन सा रिजल्ट लगा दे इंटरनल, तो हर जगह तुम्हारे अच्छे नंबर आने चाहिए, एंड फ्यूचर में तो ये चीज़ हेल्प करेगी बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा इसको दोनों को मैं साइमल्टेनियसली क्या करता हूँ, दोनों को ही सॉल्व कर लूँगा, ठीक है, दोनों को थोड़ा अच्छा सा बनाता हूँ पहले इक्वेशंस को। तो ये इक्वेशन कितनी बन गई, xt - 2x + 10t - 20, ठीक है, = xt। अच्छी बात क्या हुई, ये हट गया, तो सिर्फ x और t के टर्म्स में मेरे पास इक्वेशन आ गई। इसमें से भी 2 को ऐसा करो कॉमन निकाल लो, तो मेरे पास बचा देखो 5t - x - 10 = 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ और x = 5t - 10। इस पे लगा दो यार एक बहुत ही बढ़िया हमारा ये बॉक्स, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करते हैं यार, ये भी बड़ी सिंपल है यार, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा x × t प्लस कितना हमारा 3 × x माइनस कितना यार हमारा 10 × t, फिर उसके बाद कितना यार -30 = x × t। क्लियरली xt और xt कैंसिल आउट हो चुका है, और क्या मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, नहीं, मुझे सिंपली एक चीज़ ये मिल रही है कि 3x = इन दोनों को मैं उस साइड ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 10t + 30। इस पे भी क्या लगा दो, अपना एक बॉक्स लगा दो। अब इसको मान लो कि ये इक्वेशन मेरी a है, ठीक है, इसको मान लेते हैं यार कि ये है मेरी इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b, बस अब बीच में से लाइन हटा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब करते हैं इन दोनों को सॉल्व, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है वैसे यार। तो मैं इसको और इसको साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करूँ, बहुत सिंपल, सब्सटीट्यूशन से। x की जो ये वैल्यू निकल के आई है इसको यहाँ पे पेल दो दूसरी इक्वेशन, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो इसमें अगर मैं डालूँ अपनी a इक्वेशन तो मुझे कितना मिलेगा, 3 टाइम्स x की जगह लिख दो 5t - 10 = 10t + 30। वैसे सीधा 5 कॉमन निकाल सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 15t - 30 = कितना, कुछ तो गलत किया यार मैंने, ऐसे तो नहीं, ये 5t - 10 ही आ रहा है यहाँ पे, टाइम 0 तो हो नहीं सकता, दैट इज़ राइट, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, 10t + 30, यही लिख दो, राइट। अब यहाँ से क्या मिल गया मेरे को, 15t और 10t को यहाँ लाओ तो सिर्फ बच गया मेरे पास 5t, और 30 को उस साइड ले जाओ तो आ गया 60, और यहाँ से क्लियरली t मिल गया मेरे को 12 कितना आवर्स, क्योंकि हर जगह देखो यूनिट सेम रह रही है,
आवर्स है और किलोमीटर है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अगर अलग दे रखा है तो चेंज करना हमारा पहला काम होता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ तुम्हें। तो टाइम आ गया 12 आवर्स, क्या हमें टाइम चाहिए था? नहीं यार, मुझे तो डिस्टेंस कवर चाहिए था। वो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस है मेरा xt, पर यार मेरे को x नहीं पता, तो पहले x को भी निकाल लेते, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। यहाँ से x कितना हो जाएगा मेरा 5 × 12 - 10, तो ये हो गया 60 - 10, x हो गया मेरा 50 km/h। यार मैंने इतनी स्पीड बोली थी क्या? नहीं, मैंने 60 बोला था, जो गेस किया था ना मैंने 60 से 50 किया था। तो इनिशियली इसकी स्पीड 50 थी, अगर ये 40 करता है तो इसको क्या लगता है यार, इसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर ये 60 करता है तो 2 घंटे कम लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी मिल गई मेरे को। अब मुझे बताओ यार, फाइनली जो मेरा मुझसे पूछा गया था डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, xt, तो कितना हो गया x × t, 50 × 12 किलोमीटर आ जाएगा मेरा एट दी एंड, सिर्फ बाय आर कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, 12 × 5 कितना होता है 60, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को 600 किलोमीटर्स। तो काफ़ी लंबी यात्रा रही होगी यार जिसकी भी है। इतना बड़ा डिस्टेंस है मेरा, 600 किलोमीटर ट्रेन चल रही है, ठीक है। ऑफ कोर्स बड़ी जगह जा रही होगी कहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है यार समाप्त, और तुमसे नहीं, मतलब वीडियो थोड़ा एंड हो रही है। तो यार करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है मुझे? द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, ठीक है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, ठीक है, देयर वुड बी 1 रो लेस। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो कौन से यार मैं दो अपने वेरिएबल्स लगा सकता हूँ? बहुत सिंपल यार, जैसे कि तुम समझ ही गए होगे, मेरे पास दो ही चीज़ें हैं। क्या है यार? एक तो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता मेरे को कितने हैं, और फिर यार मेरे नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। तो मान लेते हैं ना, रिलेट ही तो करना होता है मैथ्स में, और क्या करना होता है? तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी कितने यार? स्टूडेंट्स हो जाएगी मेरे कितने? मान लेते हैं x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मेरी रोज कितनी है? मान लेते हैं कि रोज है जिनमें स्टूडेंट्स को बिठा रहे हैं, वो हो गई y। कोई यार डायग्राम बनाने की वैसे तुम्हें ज़रूरत नहीं है, थोड़ा फैंसी बनना यार, तो दिखा दो कि हाँ। एक तो पहली बात यार, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो, इनको रोज़ नहीं बोलते हम, ठीक है, ऑल्दो असेंबली लाइन में यही बोलते थे, ये कॉलम्स है, ठीक है। तो यार ये है मेरी रोज़। तो ऐसे यार स्टूडेंट्स को खड़ा किया है। तो बस क्वेश्चन में यही दे रखा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर 3 स्टूडेंट एक रो में ज़्यादा है तो एक रो कम हो जाएगी, ऐसे ऐसे। ध्यान मत दो इस चीज़ पे, ठीक है। तुम्हें बस ये अपनी फॉर्मुलेशन करनी है। एक्स और वाई ले लिया, क्वेश्चन वहीं समाप्त हो जाता है तुम्हारा, ठीक है, वहीं से मतलब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है यार मेरे को? इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ पर्टिकुलर रो। अब ये देखो, क्या मुझे ये जो x था, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेना चाहिए था, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो लेना चाहिए था? बताओ, ये इंपॉर्टेंट बात है यार यहाँ पे। क्या मुझे ये जो x है, ये टोटल नंबर लेना चाहिए था, टोटल नंबर, या फिर कितना कि एक रो में उतने बच्चे हो? बात समझ आ रही है यार तुम्हें? तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं अपनी लैंग्वेज को। यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, ठीक है, बी x। तो साइड में लिख दो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे मेरे? टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू कितना? नंबर ऑफ रोज, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सिंगल रो इंटू नंबर ऑफ रोज। तो वो हो जाएगा x इंटू वाई, प्रोवाइडेड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ रोज तो मेरी y ही है, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है यार मेरे को? अगर 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा है एक पर्टिकुलर रो में, अगर 3 स्टूडेंट ज़्यादा एक पर्टिकुलर रो में, तो एक रो ही कम हो जाएगी। तो कितना यार? एक रो ही मेरी कम हो जाएगी। यार देखो, सिर्फ एक चीज़ है जो मेरी कांस्टेंट रहने वाली है, वो क्या है? सोच के बताओ, कि जो मैं पहले गलती करने वाला था ना, वो चीज़ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना। देखो, जो मेरे 2 पैरामीटर है, वो कभी ये नहीं बनाने थे मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ रो, नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो और नंबर ऑफ रोज, ये मैं बस 2 पैरामीटर बना रहा हूं। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो एंड नंबर ऑफ रोज, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कांस्टेंट रहेंगे। इसके आगे लिख दो k, मान लो k कोई नंबर है जो फिक्स्ड है, ठीक है, एक्स वाई तो मेरा सेम ही रहेगा। यही वाला प्रिंसिपल हम लगाने वाले हैं अपनी सॉल्व करने के लिए, राइट। पहला केस, अगर मेरे 3 स्टूडेंट ज़्यादा है, फिर से बोल रहा हूँ, कितनी बार बोलूँगा, इन अ रो, ठीक है। तो एक रो में जैसे x स्टूडेंट्स है, अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अगर ये बढ़ के x+3 हो जाता है, तो इन्होंने क्या लिखा है यार कि एक रो मेरी कम हो जाएगी उस केस में, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितना था यार मेरा? y था। तो ये y जो है ये कम हो जाएगा, यानी कि एक कम हो जाएगा।
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉमा लिखो, मेरा y 1 से कम हो जाएगा। इज इक्वल टू नहीं लिखना, ठीक है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स 3 बढ़ाता हूं तो रो 1 कम हो जाती है, ये एक फैक्ट है। तो यहां से इक्वेशन कैसे निकालें हम? बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो और नंबर ऑफ रोज, वो हमेशा सेम रहेगा। ये मेरा मेन चीज़ है। यहाँ पे तुम बॉक्स बना के लिखना, इसको ढंग से लैंग्वेज में भी लिखना है तुम्हें। क्या लिखना है यार? द मेन थिंग बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज व्हाट? इज दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कांस्टेंट, ठीक है। द ओनली थिंग्स दैट आर चेंजिंग इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सिंगल रो एंड द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो इसमें अगर मैं तुम्हें बताऊं, यहां से मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, इसके अकॉर्डिंग x+3 मल्टीप्लाइड बाय कितना, y-1, ये भी मेरा k के बराबर होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार ऊपर लिख देना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे k है, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है बट ऊपर लिख देना तुम, ठीक है। एक और बात, अगर 3 स्टूडेंट्स कम है एक रूम में, अच्छा पहले एक्स्ट्रा थे, हाँ मैंने प्लस ही किया अगर 3 स्टूडेंट्स कम है, यानी कि अगर मेरे x-3 हो रहा है तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स कम कम बच्चे बिठा रहे हो तो रोज बढ़ानी पड़ेगी। इस केस में मेरी नंबर ऑफ रोज क्या है यार? इस केस में मेरे नंबर ऑफ रोज कितना है? देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो y+2। यार इसकी तुम भाषा कैसे लिखोगे, एक बार ये भी देख लो। तुम यहाँ ये लिख देना कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x+3 देन द नंबर ऑफ रोज आर इन अ रो, देन द नंबर ऑफ रोज आर y-1 एंड सो ऑन। इतनी अंग्रेजी तो जानते ही होगे, है ना। तो ये चीज़ हो गई। इस केस में भी जो प्रोडक्ट है, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है, वो तो उतना ही रहेगा, राइट। तो तुम क्या कर सकते हो इस केस में? एक बात, मेरे k की जगह मैं xy लिख सकता हूं, तो दोनों में पेल दो। क्या ही जा रहा है यार, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर एक्चुअली 2 3 ले लेते हैं इनको, राइट। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 in 2 and 3, जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है वो कितनी मिल जाएगी जरा देखते हैं। पूरी खोल रहा हूं मैं इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ जाएगा कितना यार, अगेन x+3, सॉरी मल्टीप्लाई करना था मेरे को, तो x इंटू वाई कितना आ गया, xy माइनस x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू k की जगह लिख दो xy। एंड अगेन 2 इक्वेशन बन रही है लास्ट क्वेश्चन की तरह, या लास्ट क्वेश्चन था वो, हाँ इसी की तरह 2 बन रही है। एंड दूसरी इक्वेशन कितनी है, इसको मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6, ये कि ये भी मेरा xy के बराबर है क्योंकि k के बराबर था। अब क्या करो यार, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो मेरे को इक्वेशन कितनी मिल गई, यहाँ से x को उस साइड ले जाओ तो मुझे मिल जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू x। इस पे यार एक अच्छा सा डब्बा लगा लो यार तुम, ठीक है। ये बन गई मेरी एक चौथी इक्वेशन कर दो या तो इसको नंबर 4, ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि 1 2 3 हम, या फिर a इक्वेशन कर दो इस चीज़ को। एंड दूसरी इक्वेशन यहाँ से कितनी बनेगी, मेरे को मिल रहा है 2x की वैल्यू, 3y और 6 को उधर ले जाओ तो 3y प्लस 6, कितना 3y प्लस 6 आ रहा है उस केस में, राइट। अब इसको भी डब्बे में मार्क कर लो अपने और इसको मान लो अपनी इक्वेशन नंबर बी। अब बस तुम्हें इन दोनों को सॉल्व करना है, तुम्हारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस हमें आंसर कितना मिलेगा, क्या करो x की वैल्यू जो यहाँ से आई है उस पर यहाँ पे भेज दो, तो a अगर हम b में डालते हैं तो कितना मिलता है, 2 टाइम्स 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 6, राइट। तो ये कितना मिल गया मेरे को, 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 6। y और y को कैंसिल आउट करो, इधर देखो इस साइड, तो तुम्हें मिल जाएगा एक तो 3y आ गया, 6 को उधर ले जाओ तो 12 आ गया, कैंसिल आउट हुआ तो y की फाइनल वैल्यू मेरे को 4 मिल गई। y क्या था, नंबर ऑफ रोज एट द बिगिनिंग, मतलब नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो कितना आ रहा है मेरा, x आ रहा है। वो x कितना है मेरा, 3y माइनस 3, तो यहां से देखते हैं इस चीज को, तो 3 इंटू 4 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 9 आ रही है तो लिख दो x इज इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो आर 9 एंड नंबर ऑफ रोज आर 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, 9 इंटू 4 दैट इज 36 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है, जो कि मुझसे पूछा गया था एट द एंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बताओ यार, निकल चुके हैं, वो है 36। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। ओहो ट्राइंगल, अरे तो ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन आ रखा है। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस B, फाइंड द 3 एंगल्स। मुझे कुछ भी नहीं दे रखा और इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए जो तुम बचपन में पढ़ चुकी हो, जिसको हम कहते हैं एंगल, आगे हम लिखते हैं सम और फिर लिखते हैं प्रॉपर्टी। ये नहीं आती तो भाई तुम्हारे फिर तो दिक्कत है लाइफ में, ठीक है। बना लेते हैं अपना एक रफ ट्राइंगल, अपना ऑरेंज सा, राइट, बन गया ट्राइंगल। तो मान लेते हैं यार ये है मेरा A, ये है मेरा B और ये है मेरा C एंगल, राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब मुझे क्या दे रखा है, जो सी एंगल है वो 3 टाइम्स बी है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस बी, ऐसा कुछ दे रखा। ठीक है, एक बारी के लिए हम ये मान लेते हैं, इनको वेरिएबल्स चेंज करते हैं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं कि जो मेरा एंगल ए है वो है एक्स डिग्रीज, मेरा एंगल बी कितना है वाई डिग्रीज, और मेरा एंगल सी है जेड डिग्रीज। सबसे पहली इक्वेशन बिना इन चीज़ों को देख के मैं क्या बोल सकता हूं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंगल लिख देना यार, ये मेरा 180 होता है, इस बात में तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, z को या तो ला सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स माइनस वाई। कैसे, ये जो x माइनस वाई इसको साइड ले जाओ। ठीक है, तो एक ये बेहतरीन चीज़ तो मेरे को ये मिल गई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हैंड टू हैंड यहीं की यहीं मैं इसको z की जगह लिख सकता हूँ 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, वो ब्रैकेट में था, ये ऐसे था, तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, राइट। बिल्कुल सही, ये चीज़ भी सही है मेरी। तो मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और क्या क्या चीज़ें दे रखी है। अब पहली स्टेटमेंट देखते हैं यार, अपनी पहली स्टेटमेंट है एंगल सी 3 टाइम्स एंगल बी के बराबर है। एंगल सी कितना है यार, यहाँ लिख दो एंगल सी, एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी, विच मीन्स एंगल सी कितना है यार मेरा 180 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 वाई, बी तो वाई है। ठीक है, अब क्या करो, वाई को साइड ले जाओ, तो मुझे मिल गया 180, मुझे कितना मिल गया 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4y, या फिर तुम यहां से सिर्फ x की वैल्यू ले सकते हो, x इज इक्वल टू 180 माइनस 4y, ये भी ज़्यादा सही है क्योंकि x की एक वैल्यू मिल चुकी है, बहुत ही बढ़िया मेरे को, राइट। इसको भी क्या करते हैं, अपने एक डब्बे में मार्क कर लेते हैं, ये हमारी प्रॉपर फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, इसको हम नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, जिनको हम या फिर नंबर A जो मैं तब से कर रहा हूँ ताकि फाइनल इक्वेशंस में आ चुकी, राइट। दूसरा रिलेशन देखते हैं यार। अब दूसरा रिलेशन मेरे को ये कहता है कि एंगल C ये 2 टाइम्स a प्लस बी के बराबर भी तो है, इस चीज़ को भी ध्यान रखो, या फिर कोई भी इक्वलिटी ले लो तुम, मैं इसको ले रहा हूँ कि 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ठीक है, तो एक बारी के लिए अपने इस ट्राइंगल को थोड़ा सा एक तो साइज छोटा करके साइड में फेंक देते हैं, राइट, इसको यहाँ रखते हैं और अपनी दूसरी इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है कि 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना मैं, 2 को अंदर ले गया। अब इसको काट दो यहाँ से, सिर्फ क्या बचा, यहाँ से तुम देख सकते हो सिर्फ एक बचा, एंगल B की वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स एंगल A, एंगल B कितना है यार मेरा, वो है y, तो y इज इक्वल टू 2x। बहुत ही बढ़िया भाई, इससे अच्छी तो इक्वेशन ही नहीं आ सकती थी, कितना सिंपल सॉल्व होगा अब तो यार, बहुत ज़्यादा। तो इसको 2 मार्क कर लो। तो तुम कुछ भी कर सकते हो, या तो तुम 1 की वैल्यू जो है x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, या सिंपली जो है y की 2x आ रही है इसको यहाँ पुट कर दो, एक ही बात है। हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2x को पुट कर देते हैं अपने यहाँ पे इस वाली वैल्यू ऑफ y में, तो मुझे फाइनली कितना मिल जाता है, x इज इक्वल टू 180 माइनस 4 टाइम्स y, यानी कि मेरे को कितना मिल जाता है, x इज इक्वल टू 180 माइनस 8x, यानी कि मेरे को 9x की वैल्यू तो 180 मिल गई, जिससे कि मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि मेरा x कितना है 180/9 यानी कि 20 डिग्रीज, यानी कि एंगल A आ रहा है मेरा 20 डिग्री। मुझे बताओ एंगल B कितना है यार, वो है 2 टाइम्स x, यानी कि ये 40 डिग्री, और एंगल C कितना है, वो है मेरा 3 टाइम्स B, वो है मेरा कितना, यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, देखो 3 टाइम्स B 40 है, तो एंगल C हो गया 120। और ऑफ कोर्स तीनों का सम 40 प्लस 120 मतलब 60 प्लस 120 180 होना चाहिए। तो दीज आर द 3 एंगल्स, समझ रहे हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें ये बस एंगल सम प्रॉपर्टी वाज अ थिंग। यार ये कुछ ऑप्शनल टाइप की मेरे को लग नहीं रही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट तुम्हें आने चाहिए ये भी। सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है यार, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दीज इक्वेशंस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द वाई एक्सिस। ये ऑप्शनल में क्यों दे रखा है यार, ये तो होमवर्क कितना करा चुका हूँ ये तो यार, मैं तुम्हें ये तो करा ही चुका हूँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी बहुत था ये तो मैं लेक्चरों में करा चुका हूँ, कितने ऐसे करा चुका हूँ क्वेश्चंस की 2 लाइंस है मेरी, वाई एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना रही है, जो भी है उसका एरिया भी, इसमें तो सिर्फ वर्टिसेस पूछे, होमवर्क सिंपल। अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मेरे पास यार देखो 1 2 3 4 5 और फिर अगला क्वेश्चन है, तो मेरे पास 5 पार्ट्स है इसके। अगेन यार मैं यही बोलूँगा तुम्हें, तीनों मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि सबसे पहले इन सबको एक होमवर्क में ही मानो यार, और वीडियो भले ही स्किप कर लो, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी, बट पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखो, फिर ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, करते हैं सॉल्व। पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। मैंने बोला था अगर ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई हो तो उनको प्लस और माइनस करो, बट यहाँ बीच में एक प्लस नहीं है यार, माइनस है, तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो।
जैसे अगर मैं इसमें अप्लाई करूं अपना एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो पहला वाला पार्ट है मेरा, पहली जो इक्वेशन है उसमें मैं क्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाइंग दिस फर्स्ट इक्वेशन एंटायरली इनटू क्यू, तो मुझे मिल जाएगा पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। एंड ये जो हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करो पी के साथ ताकि पी क्यू एक्स बने। याद है ना तुम्हें, ये चीज़ तो करनी होती है एलिमिनेशन में, राइट। तो मुझे कितनी मिल जाएगी, अपनी दूसरी इक्वेशन मिल रही है मेरे को मल्टीप्लाइंग दिस बाय पी, वो अगेन मेरे को मिलेगा पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, राइट। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, या तो तुम 1 - 2 या 2 - 1 जो भी तुम्हारा मन है, तो मैं करूंगा 1 - 2। हमें कितना कितना मिलेगा, दोनों के LHS को सब्ट्रैक्ट करो तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगी, इनका पर्पस ये था। तो मेरा y ब्रैकेट में ले लो तो क्यू स्क्वायर माइनस माइनस पी स्क्वायर यानी कि प्लस पी स्क्वायर, समझ रहे हो। ये देखो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कर रहा हूं मैं, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ गया। इस साइड कितना आ जाता है मेरे पास, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, तो ये कैंसिल आउट हो गया। एट द एंड मुझे कितना मिला, सिर्फ यहाँ देखते हैं, माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऑल्सो मैं कुछ कैंसिल आउट कर सकता हूँ इसको पूरा का पूरा, तो मुझे अपने y की बड़ी सिंपल सी वैल्यू मिल गई -1। कितनी ज़्यादा सिंपल थी। एक्स यू कैसे निकाले, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो अपनी, या तो फर्स्ट इनिशियल इक्वेशन या सेकंड इनिशियल इक्वेशन, इन दोनों में से किसी में पुट कर सकता हूँ। पहले वाले में पुट करता हूँ, तो पी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई, वाई की जगह -1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू और क्यू को हटाओ, पी एक्स इज इक्वल टू पी, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1। कितना सिंपल था, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। बड़े अच्छे आंसर आए, ठीक है। तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 2। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो इसको सॉल्व करो। यार तुम जानते हो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। अगर मैं लिखता हूँ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ bx प्लस a टाइम्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो पहले दोनों को ऐड करो। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 करता हूँ, और फिर मैं करता हूँ 1 + 2, तो मुझे कितना मिलता है, मेरे को पहली इक्वेशन मिलती है, एंड 1 - 2 भी करूंगा मैं, ठीक है। 1 + 2 करके मेरे को कौन सी इक्वेशन मिलती है, तो मैं मिल जाएगा a प्लस बी, फिर यहाँ से मिल जाएगा x प्लस वाई। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम बोलोगे कैसे, बहुत सिंपल है यार, ax प्लस बी एक्स, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई, तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये चीज़ तुमको सॉल्व करना ढंग से। इज इक्वल टू ऐड कर रहा हूँ, तो 2c + 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर अपनी 3 मानो। ऑल्सो सब्ट्रैक्ट करके 1 - 2 करके कितना मिल जाएगा, अगर मैं करता हूँ यहाँ आ जाएगा a प्लस माइनस कर रहा हूँ, तो a माइनस बी एक्स माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना आएगा, x माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ax प्लस बी वाई माइनस कितना हमारा bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू सी -1 माइनस सी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया a माइनस बी टाइम्स एक्स, और फिर y को कॉमन लोगे तो b माइनस ए आ जाएगा इज इक्वल टू -1। ऑल्सो अगर मैं a माइनस बी को कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो कर देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ गया यार, ये मेरा आ गया -1, ठीक है। अब इनको भी मेरे को ना ढंग से लिखना था, अभी इक्वेशंस को ना 3 और 4 मत करो। अब मैं यहाँ से लिख दूंगा, सिर्फ मेरा x प्लस वाई कितना आ रहा है, 2c + 1 अपॉन a प्लस बी, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो। और यहाँ से मेरे को कितना मिलता है, एक तो a माइनस बी को नीचे ले जाओ, तो मेरे को x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1 अपॉन a माइनस बी, या फिर तुम लिख सकते हो 1 अपॉन b माइनस a, कुछ भी कर सकते हो तुम ऐसे, या एक्चुअली a माइनस बी रखते हैं, थोड़ा बेटर रहता है, a माइनस बी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, अगर इनको ऐड करोगे एंड सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे तो x मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो y मिल जाएगा। ऐड करते हैं दोनों को, एडिंग हमारा 3 + 4 हमें क्या क्या देता है रिजल्ट, देखते हैं एक बार उस चीज़ को। तो 2 टाइम्स x मिल जाएगा मेरे को कितना, 2c + 1 अपॉन a प्लस बी -1 अपॉन a माइनस बी। अब ये ऐसा ही रहेगा, इसको तुम 2 को कॉमन निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सॉल्व करने लग जाओगे तो टाइम लग जाएगा यार, क्योंकि इसमें कुछ तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है एट द एंड, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगी गंदी सी वैल्यू। तो मान लेते हैं कि हमारा जो x है वो है ½ टाइम्स 2c + 1 a प्लस बी -1 अपॉन a माइनस बी। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए यार। सॉल्व करते हैं इसको, हम एलसीएम लेके सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। जल्दी से एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2ac फिर -2bc प्लस a माइनस बी, यहाँ आ जाएगा -a माइनस बी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, हाँ, a और a कैंसिल, b फिर भी है,
और ए फिर भी है, तो ये फर्दर कितना मिल गया, हाफ टाइम्स, देखो यार ये चीज़, हाफ टाइम्स 2ac माइनस 2bc फिर माइनस 2b, 2 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। तो मुझे एट दी एंड x की वैल्यू कितनी मिल रही है, ac माइनस bc माइनस b, राइट, समझ आ रहा है तुम्हें, बिल्कुल। इसको हम मार्क कर लेते हैं, अपना x की वैल्यू ही मिल गई, ठीक है। y कैसे निकलेगा, क्या किसी इक्वेशन में डाल के, नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, ज़रूरत ही नहीं है, तुम बस सिंपल क्या करना है तुम्हें, माइनस कर दो 1 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 4 आई मीन। तो यहाँ देखते हैं हम अपना 3 माइनस 4 क्या रिजल्ट ला के देता है मेरे को, तो उसमें मेरे को मिल जाएगा 2 ऑफ y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 2c प्लस 1 अपॉन a प्लस b, प्लस आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन a माइनस बी। अगेन यार इसका भी एलसीएम ले सकते हैं हम, तो आंसर मिल जाएगी मेरे को, जैसे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हाफ वहाँ चले जाएगा, ये भी कटेगा शायद, एलसीएम लो सीधा, तो कितना आ गया 2ac माइनस 2bc प्लस a माइनस बी प्लस a प्लस बी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, देखो यार b कैंसिल, इस बार a बचा है, ठीक है। तो मेरे को y की जो वैल्यू मिलेगी, देखते हैं एक बार, y की जो आंसर है, ब्लू से लिखते हैं इस चीज़ को, y है 2 को डायरेक्टली काट रहा हूँ मैं, ac माइनस बी सी प्लस a, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो मेरे को y भी मिल गया, मेरे को x भी मिल गया, बस और क्या चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था। तो ठीक है यार, अब हम सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। इसको करने का दूसरा तरीका भी था क्या, c की वैल्यू हम यहाँ पटक सकते थे, उससे क्या हो जाता, कुछ नहीं, तो रहने दो उसको। तो अब सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, यानी कि x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना ज़्यादा सिंपल है यार, ये तो हद है। देखो सबसे पहले पहली इक्वेशन को उठाओ, x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी कर दो क्लियरली, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा यार, बेसिकली bx इज इक्वल टू ay मिल गया, राइट। या तुम x की जगह कुछ भी डाल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक्चुअली क्या करते हैं हम ले लेते हैं x की वैल्यू को a y बाई बी, और फिर इसको पुट कर देते हैं हम अपनी सेकंड इक्वेशन में, बहुत भी सिंपल है वो। तो उससे पुट करके क्या मिलेगा, a टाइम्स ए वाई बाई बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको एलसीएम लोगे तो कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बाय बी, यहाँ बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, देखो एक बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ आ रहा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि अगर वाई को कॉमन लेते हो न्यूमरेटर से, तो सिंपली वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी। कितना ज़्यादा सिंपल था यार, समझ नहीं आया तो खुद सॉल्व करना है, ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा इस बार। अब अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, अब x की वैल्यू निकालो सीधा, हो तो गया, तो सॉल्व भी हो गया। a टाइम्स वाई कितना है, b बाय बी, यानी कि a, कितना सिंपल है यार, x इज इक्वल टू a, वाई इज इक्वल टू b, इससे अच्छे तो आंसर ही नहीं हो सकते थे। चलो यार जल्दी से हो गया, सॉल्व करते हैं इसको, और हमेशा फिर बता रहा हूँ मैं, पहले खुद सॉल्व करो फिर देखते हैं। a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर है, और a प्लस बी एक्स प्लस वाई है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे केसेस में हम क्या सीन अपनाते हैं, ठीक है, तो चेक करते हैं उस चीज़ को। देखो सबसे पहली बात तो ये बस बेवकूफ़ बनाने के लिए सेकंड इक्वेशन ऐसे लिख रखी थी, मैं सेकंड इक्वेशन को ही रीराइट करता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा a प्लस बी टाइम्स एक्स, पहले मैं a प्लस बी को उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस a प्लस बी टाइम्स वाई, अब तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो क्या कुछ कॉमन है, सेम है, हाँ, a प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई, तो बस यार 1 माइनस 2 कर दो, कोई दिक्कत है नहीं, या 2 माइनस 1 कर दो, कोई दिक्कत है नहीं, मैं कर देता हूँ यार 1 माइनस 2, मैं कर रहा हूँ यार 1 माइनस 2। 1 में क्या क्या मिल जाएगा फिर मेरे को, a माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स, और जो ये a प्लस बी वाई है, a प्लस बी वाई है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी साइड क्या मिलेगा मेरे को, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया मेरा। यहाँ से कितना बचा, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, माइनस 2ab, राइट। यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ए एक्स और ए एक्स, तो माइनस 2bx इज इक्वल टू माइनस 2ab, तो x की वैल्यू a मिल गई, क्यों, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 कैंसिल, b और b कैंसिल, तो सिंपली x की वैल्यू मिल गई a। जहाँ तक मेरे को लगता है y की वैल्यू भी b आने वाली है, बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी इक्वेशन में पेल दो। ऐसा करते हैं हम इस सेकंड इक्वेशन, इस जो जिसका हमने यूज़ नहीं किया था उसमें डाल के देखते हैं। तो a प्लस बी टाइम्स x की जगह क्या आया है, a, तो a प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से मेरे को y मिल जाएगा, देखते हैं। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस ए बी प्लस बी वाई, ठीक है, यहाँ कितना आ गया, प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। फर्दर मुझे क्या मिल रहा है, सबसे पहले y को मैं कॉमन निकालता हूँ, मुझे मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, क्या कुछ और कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है यार। कैसे? यहाँ देखो y टाइम्स a प्लस बी मुझे कितना देगा आंसर, यहाँ से माइनस बी को कॉमन निकालो, a प्लस बी प्लस ए, तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। y भी मेरे को मिल गया माइनस बी। ठीक है, मैं b बोलने वाला था, b बोल रहा था, माइनस बी आंसर आ रहा था। इसका लास्ट पार्ट करते यार अपना, इस क्वेश्चन का। ठीक है, कितना यार वो 152x माइनस 378y इक्वल टू 74, और ये गंदे गंदे नंबर दे रखे हैं। अच्छी, अच्छा गंदे थोड़ा है, गंदे थोड़ा है ये क्या है, ये क्या दे रखा है मेरे को, ax प्लस बी वाई प्लस में माइनस 378 लिख दो, कोई भी एक ही बात है, प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और फिर क्या दे रखा है मेरे को, बी एक्स प्लस ए वाई 152y इज इक्वल टू C2। दोनों को ऐड करो, दोनों को सबट्रैक्ट करो, आंसर मिल जाएगा। ये होमवर्क है, मैं नहीं करके दिखाने वाला सॉल्व। ठीक है, लंबी कैलकुलेशन है, मेरा मन भी नहीं है, तुम करोगे। होमवर्क सिंपल, मैंने बता दिया बस क्या करना है। इसको 1 ले लिया, स्टेप तो बता ही दिया मैंने। सबसे पहले तुम करोगे 1 + 2, फिर करोगे 1 - 2। ठीक है, 1 + 2 करके जो तुम्हें सेट ऑफ इक्वेशन मिलेगा, मतलब एक सेट मिलेगी, तुम्हें अपनी थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ से फोर्थ मिल जाएगी। फिर तुम जानते हो इनको भी बाद में ऐड और सबट्रैक्ट करना है एक्स और वाई को निकालने के लिए। ठीक है, अब करते हैं यार अपना 8, जो कि मेरा शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन यार, तुम यहाँ तक बने रहे, थैंक यू। तो अब देखते हैं, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अरे बाप रे, ये वर्ड थोड़ा भारी लग रहा है। क्या ये तुमने पढ़ रखा है यार? मुझे याद तो नहीं है कि 9th में पढ़ाते थे, 10th में पढ़ाते थे ये चीज़। ठीक है, बट अगर तुमने 9th में पढ़ रखा है, वेल एंड गुड। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल तो पता है ना क्या होता है, 4 साइड होनी चाहिए, पॉलीगन, 4 साइडेड पॉलीगन, ये चारों अगर इस पे लाई करते हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो मैं जस्ट अभी तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहली बात तो यहाँ हमारी सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज लग रही है, और ये बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो इसमें स्टार मार्क लगा लो। तो हमारी लग रही है क्या यार, 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे। ये एक सस्ता जेई का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली में मतलब मेंस में ऐसे सस्ते क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं फ्री फंड के लिए। 2 प्रॉपर्टीज कौन सी यूज हो रही है? पहली वाली प्रॉपर्टी एंगल सम, एंगल सम ऑफ 4 गन, 4 गन में इसकी जगह लिख रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल की जगह। ठीक है, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो भी है स्पेलिंग। ठीक है, तो एक बारी के लिए एंगल सम देखते हैं। एंगल सम क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम होता है 360 के बराबर, ट्राइंगल का होता था 180, पेंटागन का होता है 540। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं फॉर्मूला नहीं बताने वाला तुम्हें, n-2 180 जो भी है, ये सब बचपन में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो पहला वाला चीज़ लगाते हैं अपनी, जो कि एंगल सम क्या बोलता है वो, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो कर लेते हैं इक्वल। एंगल A कितना यार, 4y प्लस 20, इसको वाइट से लिखते हैं सबसे पहली बात तो कितना आ गया, 4y प्लस 20 प्लस एंगल B कितना यार मेरा, वो है 3y माइनस 5 प्लस एंगल C है माइनस 4x प्लस एंगल D है माइनस 7x प्लस 5। दिस मस्ट बी इक्वल टू 360। थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं, 4y 3y ये हो गया 7y, माइनस 4x माइनस 7x ये हो गया माइनस 11x, फिर 20 माइनस 5 15, एक्चुअली ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ बचा 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 360। इस 15 को भी उधर ले जाओ और ये बच गया 345, राइट। तो मेरे पास आ गया इज इक्वल टू 345। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन तुम खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं तुम्हें बस राह दिखा रहा हूँ। एक लीनियर इक्वेशन मिल गई एक्स और वाई में, दूसरी कैसे, ये हमारा जो ऑसम फॉर्मूला लगने वाला है कौन सा है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, एक्चुअली हमें ये करने की जरूरत नहीं थी सिर्फ इससे हो जाता, चलो मेरे को अब रियलाइज हो रहा है, कोई बात नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमेशा एक प्रॉपर्टी है कि इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम भी 180 होगा, ऑलवेज, हमेशा। ये हर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर मैं एंगल बी प्लस एंगल डी करता हूँ ये भी 180 होगा, और अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल सी करता हूँ ये भी 180 होगा। एक्चुअली ये वो 2 इक्वेशन बनने वाली थी, एक्चुअली में इस क्वेश्चन का पर्पस यही होगा और फिर उससे सॉल्व होगा, बट मैंने ये भी निकाल दी, एक ही बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा यार मेरा, बी प्लस डी तो हो गया 3y माइनस 7x माइनस 5 प्लस 5 0, तो ये हमारा 180 के बराबर होना चाहिए। और मतलब या तो तुम इस इक्वेशन को यहाँ लिख दो एंगल ए प्लस एंगल सी, तो कितना आ जाएगा, एंगल ए है मेरा 4y माइनस 4x प्लस कर दो 20, ये भी मेरा 180 के बराबर है।
इन दोनों को सॉल्व कर लो। कितना ज़्यादा सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है यार ये तो। या तो तुम ऐसा करो, इसका भी यूज़ ले सकते हो तुम, ठीक है, एक तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, बट इसका भी यूज़ ले सकते हो। इन दोनों को सॉल्व करते हैं यार, क्योंकि मेरा ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर, तो ये आपस में भी बराबर होगी, बट 20 वाली चीज़ रह जाएगी। एनीवेज इससे हमें कोई लीड नहीं मिल रही है, ठीक है। हम बस इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क है और ठीक है, ये तुम्हारा यार होमवर्क, क्योंकि तुम्हें मिल गई यार लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उल्टा तीसरी भी मिल गई, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ से तुम्हें 4 को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं यार। y माइनस एक्स प्लस 5, वहाँ से 4 को निकालोगे बचेगा 45, फिर बेसिकली बच गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। तो यार इसको हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे थे हम, ठीक है, टाइम लिमिट खत्म हो गई थी कैमरा की। तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी, 40 के बराबर। या तो इसको यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, इसको तुम हटा भी सकते हो क्योंकि सिर्फ दिस वॉज इनफ, ठीक है। y माइनस एक्स कितनी है 40, या फिर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 40, तो यहाँ लिख दो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 40। तुम क्या करो, इस इक्वेशन को इस y में डाल दो, यहाँ पे इस वाले y में डाल दो, तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा देखो, 3 टाइम्स y क्या है मेरा x प्लस 40 इज इक्वल टू वॉट, माइनस 7x भी करो, माइनस 7x इज इक्वल टू 180, डिग्रीज भी लिख दो यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 3x प्लस 40, ठीक है, प्लस 40 नहीं प्लस 120 आएगा, 3x प्लस 120, इज देयर अ मिस्टेक, 3y माइनस 7x, नहीं है तो सही, ठीक है, 3x प्लस 120 माइनस 7x इज इक्वल टू 180, ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हें। तो यहाँ से तुम देख सकते हो मेरे को माइनस 4x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 60, राइट। तो x की वैल्यू तो यार माइनस 15 आ रही है, तो हो भी सकता है यार, ठीक है, जैसे कि मैं एकदम से वो थोड़ा वो हो गया कि हो सकता है मैंने गलत कैलकुलेशन की हो, बट x मेरा माइनस 15 हो सकता है टेक्निकली, बट कैसे, ये जो एंगल है माइनस, हाँ बिल्कुल हो सकता है, x तो नेगेटिव ही है यार, अबे x तो नेगेटिव ही है। कैसे नेगेटिव है यार, ये देखो, x इसलिए नेगेटिव है क्योंकि ये जो d एंगल है और c एंगल है जिनमें मेरी x की टर्म्स थी, ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस में थे, और एंगल माइनस में नहीं होता कभी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल तो पॉजिटिव में ही होगा, राइट। बट तुम देखोगे अगर c को मैं फिर सॉल्व करूं तो -4 इंटू -15, तो मेरा c आ गया 60 डिग्रीज, और मेरा d कितना आ गया, 7 इंटू 15 कितना होता है 105 प्लस 5, तो ये हो गया 120 डिग्रीज। तो d 120 है, c मेरा 60 है। अब यार इन दोनों को निकालते हैं, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, अपना y चाहिए, या फिर सीधा मैं इसको इससे इक्वेट कर सकता हूँ, बट एनीवेज मेरा x प्लस 40 है y की वैल्यू यहाँ से, तो x कितना था मेरा -15 प्लस 40, y आ गया 25 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 25 डिग्री, तो y 25 है, x मेरा क्या है -15। बट मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे तो पूछा गया था एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताओ यार, मुझे एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूछा गया था मुझसे। बड़ा सिंपल है यार, ये दोनों मैं निकाल चुका हूँ c और d। अब b कितना है यार, 3y माइनस 5, 3 इंटू 25 माइनस 5, तो कितना हो गया 75 माइनस 5 यानी कि 70 डिग्रीज, और फिर a कितना हो जाएगा, क्या 70 निकालने की, 70 नहीं 60 होगा यार, 60, ये मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ 60 ही होना चाहिए ऑफ कोर्स। क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर ये 120 है ये 60 है, अगर ये 120 है तो ये 60 होना चाहिए। क्या बात समझ आ रही है यार तुम्हें, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, राइट। अगर ये मेरा 120 है, ये 60 है तो 120 होगा, और अगर ये 120 है तो ये 60 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ सीधा सीधा लिख दो बस, एंगल ए इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, 3y माइनस 5 अगर मैं करता हूँ, y की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी, x प्लस 40, तो -15 प्लस 40 25 आ गया, तो 3 इंटू 25 कितना होता है यार मेरा, ऑफकोर्स 75 ही तो होता है, 75 माइनस 5 तो मेरा 70 डिग्रीज है। तो क्या मैंने अपनी d की कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, लेट्स चेक इट, ठीक है। तो ये कितना है मेरा -7x, तो 105 प्लस 5, अरे यार ये देखो कर दी ना गड़बड़, वापस से देखो गाइज यार, मैंने जो गलती की थी यहाँ पे, ये है -7x प्लस 5, x तो -15 ही है, y भी 25 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, -7 इंटू -15 होता है 105 प्लस 5 110 होता है। तो d हमारा है 110 डिग्री, ठीक है। अगर d मेरा 110 है तो b ऑफ कोर्स मेरा होगा 70 डिग्री, अगर c मेरा कितना 60 डिग्री आ रहा है तो a ऑफ कोर्स होगा 120 डिग्री। सो दीज आर द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसी के साथ यार सारे ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, तो इसी के साथ यार सारे ऑप्शनल एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। यार बाय बाय एंड थैंक्स अ लॉट, तुम आए, तुमने हमारी वीडियो देखी, ठीक है। तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो अब, और अगर वीडियो सच्ची में अच्छी लगी हो तो अपने जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कर सकते हो, अगर उन्हें इस चैप्टर लीनियर इक्वेशंस में
थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी साइड से सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। लेक्चर्स पूरे लिए, क्वेश्चंस में कमी नहीं है, PYQs दबा सारे करा दिए 10 साल वाले, एक भी नहीं छोड़ा, ठीक है। और होमवर्क्स देता था बीच में, सब कुछ किया, तुम्हारे सारे NCERT और इवन ये ऑप्शनल एक्सरसाइज भी कवर कर ली है, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, जो कि होने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 1। बाय बाय।